हेलो स्टूडेंट्स। बीए फर्स्ट ईयर ऑनर्स और बीए फर्स्ट ईयर पास कोर्स के अंतर्गत हम पिछली क्लास में राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में चर्चा कर रहे थे और हमने पिछली क्लास में कालीबंगा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जाना था। आज की क्लास में हम आहड़ सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे और हम जानेंगे कि आहड़ सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी थी। उदयपुर से 3 किलोमीटर दूर आहड़ नदी के बाएं तट पर आहड़ नामक एक प्राचीन बस्ती है जो वर्तमान में उदयपुर का एक उपनगर बन गया है। यह बस्ती प्राचीन काल में आदपुर और आघाटपुर के नाम से भी प्रसिद्ध थी और यह सभ्यता भी अन्य प्राचीन सभ्यताओं की भांति नदियों की घाटी में ही विकसित हुई थी और इस सभ्यता का विकास बनास नदी की घाटी में हुआ। इस कारण इसे बनास सभ्यता भी कहा जाता है। यह सभ्यता भी 4000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। आहड़ ग्राम के निकट बहने वाली बनास की सहायक नदी आहड़ के बाएं किनारे पर स्थित एक खंडहर नुमा टीले के नीचे इस प्राचीन प्रस्तर धातु युगीन संस्कृति के अवशेष दबे पड़े थे और स्थानीय लोग बोलचाल की भाषा में इसे धूलकोट कहते हैं। धूलकोट का अर्थ है धूल या मिट्टी का ढेर का टीला। वस्तुतः इसका धूलकोट नाम ही इसकी प्राचीनता का परिचय कहा जा सकता है और आहड़ का एक अन्य नाम ताम्रवती नगरी भी मिलता है जो यहाँ तांबे की वस्तुओं का केंद्र होने का प्रमाण कहा जा सकता है। अब हम बात करते हैं आहड़ की खोज और उसके उत्खनन की। तो आहड़ क्षेत्र का उत्खनन 3 चरणों में संपादित हुआ। सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में श्री अक्षय कीर्ति व्यास ने इस कार्य का श्री गणेश किया। तदनंतर 1954 ईस्वी में श्री आर.सी. अग्रवाल ने इस क्षेत्र में व्यापक रूप से उत्खनन करवाया। इसके पश्चात श्री H.T. सांकलिया ने इस कार्य को आगे बढ़ाया। उत्खनन से प्राप्त 8 स्तरों से ज्ञात होता है कि लगभग 2000 ईसा पूर्व से 1800 ईस्वी तक के लगभग 4000 वर्षों में यह बस्ती लगभग 8 बार बनी और उजड़ी और प्रत्येक बार प्राय पुरानी बस्ती के अवशेषों पर नई बस्ती का निर्माण होता रहा। आहड़ के 8 स्तरों से प्राप्त बस्ती अवशेषों को प्रधानतः 2 कालखंडों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक युग और ऐतिहासिक युग। तिथि निर्धारण की कार्बन 14 विधि के अनुसार आहड़ सभ्यता का प्रागैतिहासिक युग 2000 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक रहा। इसके पश्चात यह स्थान कुछ समय तक वीरान रहा। ऐतिहासिक युग में मौर्य काल से 18वीं शताब्दी ईस्वी तक यहाँ अविच्छिन्न रूप से एक के बाद एक बस्तियाँ बसती रही, लेकिन आहड़ सभ्यता की विशेषता उसके प्रागैतिहासिक युग में ही निहित है। यदि बात की जाए वहाँ के भवन निर्माण कला की तो लगभग 2000 ईसा पूर्व में लोगों ने आहड़ में आवास बनाकर स्थायी रूप से रहना आरंभ कर दिया था। आहड़ की प्रथम बस्ती आहड़ नदी के ऊपर के भाग पर बसी थी और वहाँ से जो अवशेष मिले हैं उनसे ज्ञात होता है कि आहड़वासी अपने मकान पत्थर और धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटों से बनाया करते थे। पत्थरों में यहाँ से प्राप्त होने वाले काले मुलायम शिष्ट पत्थर की प्रचुरता है। मकानों की नींव परतदार पत्थरों को मिट्टी के गारे से चिपकाकर बनाई जाती थी। तदनंतर नींव पर कच्ची ईंटों अथवा बांस की चटाइयों से दीवार का निर्माण किया जाता था। दीवारों की दृढ़ता और सुरक्षा के लिए उन पर अंदर बाहर दोनों ओर मिट्टी का प्लास्टर किया जाता था। मकानों की छतें भी घास फूस और बांस की चटाइयों से बनाई जाती थी। बड़े कमरों की छतों के सहारे के लिए स्तंभ के रूप में बांस या बल्लियों का प्रयोग किया जाता था। मकानों की फर्शें काली मिट्टी अथवा उसके साथ पीली मिट्टी मिलाकर बनाई जाती थी। आहड़ से हमें विभिन्न प्रकारों के अनेक मकानों के अवशेष मिले हैं, जिनमें सबसे बड़ा मकान 33 गुना 20 फुट का है। बड़े मकान विभाजक दीवारों द्वारा 2-3 कमरों में विभक्त होते थे। अधिकांश मकानों की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर रहा करती थी।
आहड़ के मकानों के रसोई घरों में एक या दो मुंह वाले मिट्टी के चूल्हे भी हमें मिले हैं, जिन पर बर्तन रखने के लिए मिट्टी के गुटके बने हैं। चूल्हों पर भी मिट्टी का प्लास्टर किया जाता था। कुछ स्थानों पर एक साथ बहुत सारे चूल्हे मिले हैं, जो इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं कि उस युग में वहां संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। आहड़वासी अपने मकानों को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए केवल प्लास्टर करने के गारे में आहड़ नदी में मिलने वाले चकमक पत्थर का चूर्ण मिला देते थे, जिससे ईंटें व दीवारों को प्लास्टर चमकते हुए प्रतीत होते थे। मकानों में गंदे पानी के निकास के लिए नालियां और बाहर की ओर पक्के घड़ों से पानी सोखने वाले गड्ढे बनाए जाते थे। और विचित्र तथ्य यह है कि प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक काल में अनेकों बार उजड़ने और बसने पर भी आहड़ की वास्तु परियोजना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और आज भी अगर हम देखें तो आहड़ में प्राचीन भवनों के अनुरूप ही वहाँ के मकान हमें नजर आते हैं। आहड़ के उत्खनन से हमें बड़ी संख्या में प्राप्त सामग्री में अन्य उपकरणों की अपेक्षा मृद भांडों की प्रचुरता देखने को मिलती है। और यहाँ से जो मृद भांड मिले हैं वो आहड़ वासियों के जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के माध्यम होने के साथ उनकी कलात्मक अभिरुचि की भी परिचायक हैं। आहड़वासी 7 विशेष प्रकार के मृद भांडों का निर्माण और प्रयोग करते थे, जिनमें लाल और काले मृद भांड विशिष्ट महत्व के हैं। इन मृद भांडों के बाहर का निचला भाग लाल है, लेकिन इनके अंदर का संपूर्ण और गले के आसपास का भाग काले रंग का है। वे मृद भांड उल्टी तपाई पद्धति से बनाया करते थे और इन मृद भांडों की बड़ी संख्या में उपलब्धता से ऐसा प्रतीत होता है कि आहड़ लाल और काले मृद भांडों के निर्माण का प्रमुख केंद्र था। यह मृद भांड सादा और चित्रित दोनों प्रकार के हैं। चित्रित मृद भांडों में कुछ अंदर बाहर दोनों ओर से अलंकृत हैं। सफ़ेद रंग के गेरू से बने यह अलंकरण बिंदुओं, त्रिकोण, चतुष्कोण, वृत्त, रेखा समूहों आदि ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। इन बर्तनों में दैनिक उपयोग की आधार और बिना आधार वाली कटोरियों, तश्तरियों, प्यालों, भंडार कलशों आदि की प्रधानता है। आहड़ से हमें संपूर्ण गहरे लाल रंग के मृद भांड भी प्राप्त होते हैं और इन मृद भांडों पर अलंकरण चित्र रूप में न होकर 3 विशिष्ट रूपों खिंचित, चिपकाई तथा कुरेद विधि से हुआ है। प्रथम विधि में गीले बर्तनों पर बांस या लकड़ी के नुकीले टुकड़े से विभिन्न आकृतियां बना दी जाती थी। दूसरी विधि में गीले बर्तन पर मिट्टी के विभिन्न आकार के टुकड़े चिपका दिए जाते थे और तीसरी विधि में चिपकाई गई मिट्टी को किसी तीखे माध्यम से कुरेद कर विभिन्न आकृतियां बना दी जाती थी। इस प्रकार के मृद भांड अन्य मृद भांडों की अपेक्षा आकार में बड़े हैं और इनके पैंदे हल्के और खुरदरे हैं। संभवतः यह अनाज संग्रह करने के काम आते थे, जिन्हें फर्श में जमा कर रखा जाता था। आहड़ से कुछ अन्य प्रकार के मृद भांड भी मिलते हैं, जिनमें संपूर्ण काले, चितकबरे, घुसरित स्लेटी और भूरे व लाल मृद भांड उल्लेखनीय हैं। आहड़ से प्राप्त इन मृद भांडों के गले के आसपास विभिन्न अलंकरण बने हुए हैं और यहाँ से प्राप्त कुछ विशिष्ट प्रकार के मृद भांड पत्थर के समान कठोर हैं। इनके निर्माण में साफ और चिकनी मिट्टी का प्रयोग हुआ है और गीली अवस्था में ही इन पर घिसाई की जाती थी। तदनंतर इन्हें आंच पर पकाया जाता था, जिससे इन पर पॉलिशदार चमक आ जाती थी। इन मृद भांडों को गहरे लाल या चॉकलेटी रंगों में भी रंगा जाता था। आहड़ से प्राप्त मृद भांडों में आधार वाली थालियाँ, तश्तरियाँ, कटोरियाँ, लोटे, तसले, कटोरे, ढक्कन, ऊंची गर्दन वाले घड़े आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। आहड़ से मिली मिट्टी की अन्य वस्तुओं में मैल उतारने के झावे, सिर खुजलाने के यंत्र, पूजा की थाली, चूड़ियाँ, बच्चों के खिलौने तथा पशु व मानव आकृतियाँ प्रमुख हैं। अगर हम बात करें यहाँ से मिलने वाली मुद्राएं और मुहरों की, तो आहड़ के द्वितीय काल की खुदाई से 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं। इनमें कुछ मुद्राएं अस्पष्ट है। एक मुद्रा में त्रिशूल खुदा हुआ दिखाई देता है और दूसरी में
खड़ा हुआ अपोलो है, जिसके हाथों में तीर और पीछे तरकस है। इस मुद्रा के किनारे यूनानी भाषा में कुछ लिखा हुआ है, जिससे इसका काल दूसरी सदी ईसा पूर्व आंका जाता है। यहाँ से मिलने वाली 3 मोहरों पर विहिवभुविस, पलीतसा तथा तातीय तोमसन अंकित है, जिनका अर्थ स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन लिपि से यह अनुमानित किया जाता है कि ये सामग्री आहड़ की 3री शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम सदी ईसा की स्थिति पर प्रकाश डालने में सहायक है। आहड़ के आसपास पत्थरों की बहुतायत है, जिनसे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पत्थरों के शस्त्रों के बनाने का बहुत बड़ा केंद्र रहा होगा, लेकिन उत्खनन की सामग्री से यह मध्य पाषाण युगीन उपकरणों के तुल्य मुख्य रूप से चर्ट और स्फटिक के थोड़े ही उपकरण हमें मिलते हैं। यहाँ के कई मकानों की दीवारों की रक्षा के लिए स्फटिक पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़े काम में लाए जाते थे और इन्हीं से पत्थर के औजार भी बनाए जाते थे। यहाँ की सभ्यता के प्रथम चरण से संबंध रखने वाले छीलने, छेद करने तथा काटने के विविध आकार के पत्थर के उपकरण देखे गए हैं और कुछ ऐसे औजार चतुष्कोण, गोल तथा बेडोल आकृति के मिले हैं, जो आकार में छोटे हैं लेकिन जिनके 1 या 2 किनारे बड़े तेज दिखाई देते हैं। चारों ओर उभरे तथा पैने किनारों के उपकरण भी यहाँ से मिले हैं, जो चमड़े या हड्डी छीलने के प्रयोग में लाए जाते होंगे। इसके अलावा यहाँ से प्राप्त सामग्री में पत्थर के गोले, शिलाएं, गदाएं, ओखलियाँ आदि प्रमुख हैं। आहड़ के उत्खनन में प्राप्त तांबे से बनी सामग्री विशिष्ट महत्व की कही जा सकती है और यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरणों में छल्ले, चूड़ियाँ, कुल्हाड़ियाँ, चाकू, सलाइयाँ, कलाकृतियाँ, चादरें आदि उल्लेखनीय हैं। स्पष्ट है कि इस काल में आहड़वासी तांबा गलाने और उसके उपकरण बनाने में निपुण थे। आहड़ के आसपास आज भी तांबे की लगभग 40 खाने उपलब्ध हैं और पुरातत्वविदों की मान्यता है कि प्रागैतिहासिक काल में आहड़ तांबे की सामग्री बनाने का प्रमुख केंद्र रहा होगा। डॉक्टर H.D. सांकलिया का तो मत है कि इस क्षेत्र में तांबे की उपलब्धता ने ही प्रागैतिहासिक मानव को यहाँ बसने को प्रेरित किया होगा, क्योंकि उस युग में इसका प्रयोग संपन्नता और समृद्धि का सूचक था। आहड़वासी मूल्यवान पत्थरों जैसे गोमेद, स्फटिक आदि की गोल, चपटी, चौकोर और षटकोणीय मणियाँ बनाने में भी दक्ष थे। इन मणियों के साथ कांच, पकाई गई मिट्टी, सीप और हड्डियों के गोलाकार छेद युक्त अंड भी लगाए जाते थे। ये मणियाँ आभूषण बनाने और ताबीज़ के रूप में गले में पहनने के काम आती थी। अनेक मणियाँ अलंकृत भी हैं और आहड़वासी आभूषण प्रिय कहे जा सकते थे। उनके आभूषणों में मनकों की माला का विशेष महत्व था। उत्खनन में प्राप्त 151 मनकों में से 109 मनके मिट्टी के बने हैं और शेष मनके हड्डी और गोमेद, स्फटिक आदि बहुमूल्य पत्थरों के हैं। संभवतः निम्न और मध्यम वर्ग के लोग मिट्टी के तथा उच्च वर्ग के लोग बहुमूल्य पत्थरों के मनकों का प्रयोग करते थे। ये मनके गोल, चपटे, तिकोने, चौकोर और षटकोणीय आदि आकारों के हैं। कुछ मनके रेखाओं से अलंकृत भी हैं, जो आहड़वासियों की कलात्मक अभिरुचि के परिचायक कहे जा सकते हैं। डॉक्टर सांकलिया अलंकृत मनकों को मध्य एशिया के प्रभाव का द्योतक मानते हैं। अब हम बात करते हैं आहड़ के निवासी, उनका रहन सहन और व्यवसाय के बारे में। तो नरकंकालों की प्राप्ति के अभाव में यह निश्चित रूप से तो नहीं कहा जा सकता कि आहड़वासी किस जाति और संस्कृति के लोग थे, लेकिन कतिपय विद्वानों ने पुराणों के आधार पर आहड़ को यादव जाति का माना है, लेकिन अन्य साक्ष्यों द्वारा पुष्टि न होने के कारण यह मत संदिग्ध कहा जा सकता है। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि उस समय आर्य भारत में आ चुके थे, अतः पुरातैतिहासिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे, किंतु ये मत भी ग्राह्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आहड़ संस्कृति आर्य संस्कृति से भिन्न नजर आती है। अनेक विद्वान भीलों के पूर्वजों को इस सभ्यता का निर्माता मानते हैं और उनकी मान्यता है कि यह क्षेत्र प्राचीन काल से ही भीलों का निवास स्थान रहा है और आज भी यहाँ भीलों का बाहुल्य है। यही नहीं, उनके मकान और मृद भांड आज भी आहड़ के भवनों और
मृद भांडों के समान ही है और भील स्त्रियां अभी भी उन्हीं अलंकरण के वस्त्र धारण करती हैं जिनसे आहड़ के लाल व काले मृद भांड अलंकृत है। अतः भील ही इस सभ्यता के निर्माता रहे होंगे। आहड़ के उत्खनन में किसी प्रकार के अन्न के अवशेष नहीं मिले हैं, लेकिन इस क्षेत्र में वर्षा की प्रचुरता, सिंचाई हेतु नदी जल की उपलब्धता और यहाँ से प्राप्त बड़े आकार के मृद भांडों, सिलबट्टों, रोटी बनाने के तवों आदि से यह प्रमाणित होता है कि आहड़वासी न केवल कृषि से परिचित थे, बल्कि यहाँ पर्याप्त मात्रा में उत्पादन भी हुआ करता था, जिसे वे विभिन्न रूपों में पका कर खाते थे। मृद भांडों के ऊपर प्राप्त चिन्हों के आधार पर कुछ विद्वानों की मान्यता है कि आहड़वासी लंबे किस्म के चावल की खेती किया करते थे। वैसे चावल आजकल देहरादून में पैदा होते हैं। आहड़ के भवनों के आसपास मछली, कछुआ, गाय, भैंस, बकरा, भेड़, हिरण, सुअर आदि पशुओं की हड्डियों से ज्ञात होता है कि अन्न के साथ इन पशुओं के मांस का भी आहड़वासियों के भोजन में प्रमुख स्थान था और संभवतः मांस हेतु पशुओं के लिए और आसपास के जंगलों में वे शिकार खेला करते थे और मछली और कछुए उन्हें नदी से प्राप्त हुआ करते थे। आहड़ से प्राप्त वस्तुएं यहाँ के निवासियों द्वारा किए जाने वाले व्यवसायों की जानकारी प्रदान करती हैं। विश्व की अन्य सभ्यताओं की भांति कृषि उनका प्रमुख व्यवसाय था और कृषि के साथ पशुपालन आहड़वासियों का दूसरा प्रमुख व्यवसाय था। उत्खनन से प्राप्त सूत्रों से ज्ञात होता है कि ये लोग गाय, बैल, बकरी आदि पशुओं को पाला करते थे। आहड़ से प्राप्त विविध प्रकार के बहुसंख्यक मृद भांडों से स्पष्ट होता है कि यहाँ मिट्टी के बर्तन बनाने का व्यवसाय भी उन्नत अवस्था में था। आहड़ से मिली तांबे की विभिन्न जो सामग्री है वो इस बात का प्रमाण है कि आहड़वासी तांबे को गलाने और उससे विभिन्न उपकरण बनाने के कार्य में बहुत ज़्यादा दक्ष थे और निश्चय ही यह भी उनका प्रमुख व्यवसाय था। इसी प्रकार भवनों, छपाई के ठप्पों और नाप तोल के पैमानों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि भवन निर्माण, रंगाई, छपाई आदि उनके अन्य व्यवसाय थे और यहाँ वाणिज्य व्यापार का भी उदय हो चुका था। आहड़ के मृतक संस्कार विधि की अगर हम बात करें तो प्रागैतिहासिक युग में आहड़ वासियों की मृतक संस्कार विधि की निश्चित जानकारी हमें नहीं मिलती, लेकिन परवर्ती काल के अस्थि पंजरों से ये ज्ञात होता है कि वे अपने मृतकों को गाड़ा करते थे। मृतक के पैर दक्षिण में और सिर उत्तर में रखा जाता था और उसके साथ आभूषण आदि भी गाड़े जाते थे और संभवतः प्रागैतिहासिक युग में भी यही विधि प्रचलित रही है। तो इस प्रकार उपरोक्त सभी तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि यह एक महत्वपूर्ण सभ्यता थी और संभवतः भूकंप, बाढ़ या आक्रमण द्वारा यह सभ्यता विनष्ट हुई। बेड़ज और बनास नदी की घाटी में आहड़ सभ्यता के बहुत सारे केंद्र प्रकाश में आए हैं, जिनमें गिलुंड का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है और गिलुंड में मिले काले और लाल रंग के मृद भांडों और अन्य आधारों पर विद्वान यहाँ की सभ्यता को आहड़ की सभ्यता का ही एक केंद्र मानते हैं। लेकिन कुछ तथ्यों में दोनों में पर्याप्त विभिन्नताएं भी हमें देखने को मिलती है। गिलुंड में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है, जबकि आहड़वासी इनके प्रयोग से अपरिचित थे। इसी प्रकार आहड़ के मृदभांड ज्यामितीय अलंकरणों से ही सज्जित हैं, जबकि गिलुंड से जो मृदभांड मिले हैं उन पर ज्यामितीय अलंकरणों के साथ साथ प्राकृतिक अलंकरण भी मिलते हैं। सौराष्ट्र में रोजड़ी नामक स्थान से भी आहड़ सभ्यता जैसे मृदभांड के अवशेष मिले हैं। काले लाल मृदभांड की उपलब्धता के आधार पर विद्वानों की मान्यता है आहड़ सभ्यता अपने मध्य और अंतिम काल में मालवा, नागदा, नवदा टोली, अवरा, एरसा तथा कायथा आदि स्थानों तक विस्तृत हो चुकी थी।